हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने वाले यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो थर्ड यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बताता। ओके, इसके पहले की वीडियो में फर्स्ट यूजेस लिए थे डायमेंशनल एनालिसिस का, जैसे टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। उसमें एग्जांपल लिए थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी और उसको करेक्ट है या नहीं है बाय यूजिंग द डायमेंशन मेथड्स। ओके, सेकंड लिए थे कि ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। अलग अलग अगर फिजिकल क्वांटिटीज है तो उसका इक्वेशन कैसे बनाना। ओके, उसमें एग्जांपल लिए थे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, उसके बाद थर्ड नंबर है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी। अगर सेम फिजिकल क्वांटिटी से उसका कन्वर्ज करना है हाई यूनिट टू द लो यूनिट, ठीक है। जैसे एसआई यूनिट से अगर सीजीएस यूनिट में अगर वैल्यू लिखना है तो दिस द थर्ड यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मीन्स एसआई यूनिट से सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। एसआई यूनिट है लार्ज यूनिट है और सीजीएस यूनिट ये स्मॉल यूनिट है। तो कोई भी उसमें एग्जांपल ले ले। ओके, टू डिटरमाइन द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल SI unit of work to or CGS unit of work। क्या करना है? टू डिटरमाइन द कन्वर्जन फैक्टर। अब इसमें कन्वर्जन फैक्टर निकालना है बिटवीन इसमें जूल। अब जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी। ओके, तो वर्क और एनर्जी का एसआई यूनिट है जूल, उसको कन्वर्ट करते हैं टू अर्ग इज द सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो ले 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, इक्वेशन नंबर 1। ओके, 1 जूल की वैल्यू अर्ग में निकालना है कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग। जैसे आप लोगों को मालूम है कि 1 मीटर यानी 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ एंड सेंटीमीटर इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लेंथ। तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर, ये आप लोगों को मालूम है। या 1 किलोग्राम इज द एसआई यूनिट ऑफ मास। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, तो 1000 ग्राम, ठीक है। ये आप लोगों को मालूम है कि किलोग्राम एसआई यूनिट है और ग्राम सीजीएस यूनिट है। तो लार्ज यूनिट से स्मॉल यूनिट में अगर वैल्यू लिखना है, ठीक है, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। बट 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, तो एक्स की वैल्यू निकालना है। तो एक्स यानी 1 जूल की वैल्यू अर्ग में कितनी होती है। ओके, तो 1 जूल इक्वल टू एक्स अर्ग। बट डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज, अब वर्क डन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है m1 l2 t माइनस। ओके, देन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ओके, आ रहा है इसमें, तो put this value यानी equation 1 becomes तो 1 जूल का एसआई यूनिट, जूल का डायमेंशन और अर्ग का एक ही आता है क्योंकि दोनों यूनिट्स ऑफ द वर्क। तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट में लिखिए, यहाँ पे m1 l2 t माइनस 2, ये एसआई यूनिट इक्वल टू x और राइट में m1 l2 t माइनस 2, ये है सीजीएस यूनिट।
ओके, यानी जूल यानी ऐसा यूनिट है, इसलिए ये जो ब्रैकेट में जो वैल्यू रहेगी mLT के टर्म में, m इज द मास, l इज द लेंथ एंड t इज द टाइम। तो लेफ्ट में ये जूल है, तो जूल जूल ये ऐसा यूनिट है, इसलिए ये ऐसा की टर्म है। और x एलईडी और अर्क m1 l2 t minus 2 cgs, क्योंकि अर्क ये cgs यूनिट है, तो ये जो टर्म रहेगी वो cgs टर्म रहेगी। अब x इक्वल टू m1 l2 t minus 2 ऐसा है, डिवाइड बाय m1 l2 t minus 2, यहाँ पे लिखते cgs। ओके, अब देखिए x वहीं पे रखा है और ये जो टर्म है cgs की जो टर्म है ये डिवाइड में लेफ्ट में लिखी है, बराबर है। तो x इक्वल टू ये टर्म आएगी और डिवाइड बाय ये टर्म आएगी। ओके, तो m1 l2 t minus 2 ऐसा यूनिट और m1 l2 t minus 2 cgs यूनिट। ओके, यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। देन m इज द मास, m इज द मास और मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। तो आप लिखते हैं केजी या 1 kg भी लिख सकते हैं, इनटू L इज द व्हाट इज द मीनिंग ऑफ L? L का मीनिंग होता है लेंथ और लेंथ का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर और L का स्क्वायर है तो मीटर का स्क्वायर इनटू T इज द टाइम और T इज द टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड। तो S रेज़्ड टू पावर माइनस डिवाइड बाय m इज द मास और मास का सीजीएस यूनिट क्या है, ग्राम इनटू l इज द लेंथ और लेंथ का सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो लेंथ का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू टाइम सीजीएस यूनिट सेकंड, तो सेकंड टाइम का रेज़्ड टू पावर माइनस 2 है तो सेकंड का रेज़्ड टू पावर माइनस 2। ये वैल्यू ऑफ x यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 लिख देंगे। बट अब 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम। ओके, और 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ओके, तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो x इक्वल टू 1 किलोग्राम की वैल्यू कितना है, 1000 ग्राम इनटू 1 मीटर की वैल्यू कितना है, 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर इनटू सेकंड कैंसर नहीं भी लिखा तो चलता है, डिवाइड बाय ग्राम इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, देन इक्वल टू 1000 ग्राम इनटू 100 इनटू 100 इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, या यहाँ पे 100 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर डिवाइड बाय ग्राम इनटू सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ग्राम कैंसल, सेंटीमीटर 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 कैंसल, देन इक्वल टू 1000 इनटू 100 इनटू 100। अब 1000 का मीनिंग क्या होता है, 10 रेज़्ड टू पावर 3। ओके, 1000 मींस 10 का क्यूब, 10 रेज़्ड टू पावर 3 इनटू 100 का मीनिंग होता है 10 स्क्वायर इनटू अगेन 100 का मीनिंग होता है 10 स्क्वायर, तो इक्वल टू 10। अब यहाँ पे बेस इक्वल है। ओके, जैसे अपन फॉर्मूला लेंगे कि a रेज़्ड टू पावर m इनटू a रेज़्ड टू पावर n इक्वल टू a रेज़्ड टू पावर m प्लस n, यानी पावर का क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। अगर बेस अगर इक्वल है तो यहाँ पे इक्वल पावर बेस है 10 10 10, तो 3 प्लस 2 प्लस 2 3 प्लस 2 प्लस 2, तो ये आंसर आता है 10 रेज़्ड टू पावर 7। तो देयरफॉर equation 1 becomes, अब equation 1 becomes 1 joule equal to x की वैल्यू कितना है, ये x की वैल्यू है, x की वैल्यू है 10 रेज़्ड टू पावर 7, तो 10 रेज़्ड टू पावर 7 और ओके, यानी 1 जूल की वैल्यू है 10 रेज़्ड टू पावर 7 और यहाँ पे क्या है, ये जैसा डायमेंशनल एनालिसिस 3rd नंबर है और ये इंपॉर्टेंट है।
टू डिटरमाइन द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन, अब कन्वर्जन फैक्टर निकालना है बिटवीन जूल, जूल इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, टू अर्ग इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क। तो लेट 1 जूल इक्वल टू x अर्ग, यानी लार्ज यूनिट को स्मॉल यूनिट में कितनी वैल्यू होती है, तो x अर्ग होती है, x इज द फॉर एग्जांपल x की वैल्यू निकालना है, बट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज m1 L2 T minus 2, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में ये यूनिट्स डायमेंशन रखना है। तो यहाँ पे देखिए लेफ्ट जूल SI यूनिट है, इसलिए ये SI की टर्म रहेगी, x एज इट इज, और अर्ग यूनिट ऑफ द वर्क CGS यूनिट है, इसलिए यहाँ पे CGS लिखा है ब्रैकेट के बाहर। ओके, तो x इक्वल टू ये टर्म यहाँ पे डिवाइड में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे m इज द मीनिंग ऑफ मास, और मास का SI यूनिट क्या है, किलोग्राम, तो यहाँ पे किलोग्राम, m1 सिंगल टर्म है, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। L2, L इज द लेंथ, लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर, तो लेंथ का स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और t रेज़ टू पावर -2, t इज द टाइम, टाइम का SI यूनिट क्या है, सेकंड, तो सेकंड रेज़ टू पावर -2, डिवाइड में m इज द मास, और मास का CGS यूनिट है ग्राम, इनटू L इज द लेंथ, और लेंथ का CGS यूनिट है यहाँ पे C मींस सेंटीमीटर, G मींस ग्राम, S मींस सेकंड, तो लेंथ का सेंटीमीटर है तो cm, लेंथ का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनटू t रेज़ टू पावर -2, t इज द टाइम, और टाइम का CGS यूनिट है सेकंड, तो सेकंड रेज़ टू पावर -2, तो ये कैंसिल होती है। ओके, अब यहाँ पे m स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर ऐसे कैंसिल नहीं करना, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी ये सिंगल है, सेंटीमीटर होल स्क्वायर ऐसा भी नहीं होता है, तो सेंटीमीटर अलग और मीटर स्क्वायर नहीं है, इसलिए यहाँ पे कैंसिल नहीं किया। ओके, तो यहाँ पे बट 1 किलोग्राम यानी हाउ मेनी ग्राम, 1000, और 1 मीटर मींस 100 सेंटीमीटर, तो किलोग्राम और मीटर की वैल्यू इसमें पुट अप करते हैं, क्योंकि स्मॉल यूनिट में कन्वर्ट करना है और में क्वांटिटी कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 1 किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम रखा, इनटू मीटर में 100 सेंटीमीटर, मीटर का स्क्वायर है इसलिए 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और ये s रेज़ टू पावर -2, s रेज़ टू पावर -2 कैंसिल हुआ, और डिवाइड में ग्राम एज इट इज और सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 1000 ग्राम 100 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर यानी मल्टीप्लिकेशन 100 सेंटीमीटर इनटू 100 सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर, और ग्राम और सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर इनटू सेंटीमीटर। अब g और g कैंसिल हुआ, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, तो क्या बचा है यहाँ पे 1000 रह गया, ये 100 और ये 100, तो x इक्वल टू 1000 का मीनिंग होता है 10 रेज़ टू पावर 3, 100 10 स्क्वायर इनटू 100 10 स्क्वायर। अब यहाँ पे बेस इक्वल है, ये फार्मूला बेस इक्वल है तो क्या करते हैं, पावर का एडिशन करते हैं, 3 + 2 + 2, तो 3 + 2 + 2 कितना होता है, 3 + 2 5, 5 + 2 7, तो 10 रेज़ टू पावर 7, तो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब x की वैल्यू निकली 10 रेज़ टू पावर 7, ये कहां पे रखना है, 1 में रखना है, तो 1 जूल इक्वल टू x की जगह 10 रेज़ टू पावर 7 रखिए, तो 1 जूल इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 7, और या जूल ये सिंबॉलिक लिखा है, आप ये स्पेलिंग भी लिख सकते हो, JOULE। ओके, अब इसमें एक होमवर्क दे रहा हूं, यही थर्ड जो यूजेस है डायमेंशनल एनालिसिस का, उसका एक आपको होमवर्क दे रहा हूं, सिंपल एग्जांपल है और इजी है, और डायरेक्ट आपको आंसर भी बताता हूं मैं। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन शो दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाई बाय डायमेंशन मेथड, by using this, okay, by using dimension method। ओके, ये आपका होमवर्क रहेगा, आप घर में ट्राई कीजिए। शो दैट 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाई, 1 न्यूटन इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 डाई प्रूव करना है बाय यूजिंग डायमेंशन मेथड। डायमेंशन मेथड से, जैसे इसके पहले ये जो वर्क डन का जो प्रॉब्लम दिया था थर्ड यूजेस वाला, वही मेथड से ये सॉल्व करना है। तो न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है, ठीक है, और फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T-2, ये फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे जैसे m1 L2 T-2 लिखा, तो फोर्स के लिए m1 L
2 की जगह खाली L1 लिखना है और बाकी सेम प्रोसेस से प्रूव करना है। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, तो डायमेंशनल एनालिसिस के 3 यूजेस ले ले और तीनों यूजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, अब डायमेंशनल एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है, उसके लिमिटेशंस यानी वो अपन कब अप्लाई कर सकते हैं या कब अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ द डायमेंशनल कांस्टेंट। अब डायमेंशनल कांस्टेंट यानी जिस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं है, कुछ फिजिकल क्वांटिटी रहेगी कि जिसका डायमेंशन नहीं है, the value of the dimensional constant can be obtained with the help of experiments only। अब जिस फिजिकल क्वांटिटीज का, जिस क्वांटिटीज का डायमेंशन नहीं है, इट इज द डायमेंशनलेस, उस क्वांटिटी को अगर उसकी वैल्यू अगर फाइंड करना है तो बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंट ओनली, इट इज नॉट यूजिंग डायमेंशनल मेथड। ओके, तो ये फर्स्ट लिमिटेशन है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है फिजिकल क्वांटिटी और उसका डायमेंशन नहीं है यानी डायमेंशन लेस है, तो उसको अपन डायमेंशनल मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। तो किससे फाइंड करेंगे? बाय यूजिंग द एक्सपेरिमेंट ओनली। कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और उससे वो वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। ये फर्स्ट लिमिटेशन। सेकंड है डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन इन वॉल्यूम। अब डायमेंशनल एनालिसिस ये अपन यूज नहीं कर सकते। कब यूज नहीं कर सकते? अगर फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक है, कुछ रिलेशन दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो उसको अपन डायमेंशनल एनालिसिस यूज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल अगर आता है तो उसको पॉसिबल ही नहीं। थर्ड है दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट ए डायमेंशनल क्वांटिटी। अब अगर ये मेथड्स कब यूज नहीं कर सकते? अगर सपोज कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर डायमेंशन लेस नहीं है, ठीक है, उसमें डायमेंशन है यानी वो डायमेंशनल क्वांटिटी है, डायमेंशनल क्वांटिटी है। ओके, तो उसमें ये मेथड अपन यूज नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल लेते कि the force between the two particle, the force of attraction between the two particle, attraction or repulsion, the force of attraction between the two particles of masses, force of attraction between the two particles is directly proportional to product of their masses, उसका मास का मल्टीप्लिकेशन। यानी जैसे अगर लिखते हैं कि F ये फोर्स है is directly proportional to product m1 m2 and inversely proportional to square of the distance between them. So therefore F proportional to m1 m2 divided by r square. So F equal to capital G m1 m2 divided by r square. Okay, अब इसमें देखिए कि ये जो G जो है कैपिटल G is the proportional constant. Okay, और ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है इट इज द डायमेंशन क्वांटिटी, उसका डायमेंशन है, इट इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे बोला है कि नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, उसका डायमेंशन है जी का। तो ये अगर फाइंड करना है तो अपन ये मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, थर्ड नंबर। फोर्थ नंबर दिया हुआ है if the correct equation contains some more terms, अगर कोई करेक्ट इक्वेशन है और उसमें अगर some more terms है, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, सपोज s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो आपने अगर s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर अगर सॉल्व करते हो बाय यूजिंग द डायमेंशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स है। ओके, क्या पे लिखा है? कंटेन सम मोर टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन। s का जो डायमेंशन है वही ut का डायमेंशन है, वही at स्क्वायर का डायमेंशन है। लेकिन अगर इतना इक्वेशन लिखते हो s इक्वल टू हाफ at स्क्वायर और इसको अगर पहला जो यूजेस जो लिए डायमेंशनल एनालिसिस का उसको चेक करना है करेक्ट है या नहीं है, तो ये करेक्ट आता है, बराबर है। लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट देयर प्रेजेंस
यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। तो इसको पॉसिबल है क्योंकि उसका एक्चुअल इक्वेशन ये वाला है, करेक्ट इक्वेशन, और ये भी अगर वेरीफाई करते तो पहले इससे होता है, तो ये एक लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का। ओके, देयर आर 4 लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक बार और पढ़ लेंगे। पहला लिखा है द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। डायमेंशनलेस कांस्टेंट यानी जिस क्वांटिटी का, जिस फिजिकल कांस्टेंट, जो फिजिकल क्वांटिटी है कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन अगर नहीं है तो उसको अपन डायमेंशनल मेथड से फाइंड नहीं कर सकते। किससे फाइंड करेंगे? हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। ओके, सेकंड लिखा है डायमेंशनल एनालिसिस कैन नॉट बी यूज्ड टू डिराइव द रिलेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक अगर है उस रिलेशन में, या एक्सपोनेंशियल है या लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो इसके लिए अपन डायमेंशनल एनालिसिस जो यूजेस है वो यूज नहीं कर सकते। सेकंड है दिस मेथड इज नॉट यूजफुल इफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जैसे मैंने बताया कि F इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाय r स्क्वायर, तो G प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है लेकिन वो डायमेंशनलेस नहीं है, इट इज द सॉरी वो डायमेंशन है उसमें। ठीक है, और थर्ड लिखा है द करेक्ट इक्वेशन कंटेन सम मोर टर्म्स ऑफ द सेम डायमेंशन। अगर एक ज्यादा अगर टर्म है और उसमें अगर हर टर्म का अगर डायमेंशन अगर इक्वल है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू नो अबाउट देयर प्रेजेंस यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशन। उसको वेरीफाई अपन जैसे 2 ही टर्म लिखा तो वेरीफाई होता है लेकिन वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ये 4 लिमिटेशंस है ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। नेक्स्ट है एरर्स इन मेजरमेंट। अब यहाँ पे लिखा है एरर्स इन मेजरमेंट। एरर्स कब आते हैं? ओके, तो एरर्स इन मेजरमेंट में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन एरर्स। वन इज द सिस्टेमेटिक एरर्स एंड सेकंड इज द रैंडम एरर्स। ओके, तो सिस्टेमेटिक एरर्स में 3 टाइप्स है। सिस्टेमेटिक एरर्स में 3 टाइप्स है। इंस्ट्रूमेंटल एरर, error due to the imperfection in experimental technique, and third is the personal error. Okay, तो सिस्टेमेटिक एरर में इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको बोलेंगे? जैसे अपन कोई अगर इंस्ट्रूमेंट अगर लाते हैं, ठीक है, और वो अगर खराब है, बराबर नहीं है, तो यूज उसमें जो अपन जो वैल्यू ऑब्जर्व करेंगे वो उसमें कुछ एरर्स रहेंगे, उसको बोलते हैं अपन इंस्ट्रूमेंटल एरर। जैसे अगर थर्मोमीटर लाए, ओके, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, लेकिन विदाउट एनी मेजर टेम्परेचर ना मेजर करते हुए उसका 0 पे रीडिंग ना होते हुए 1 पे रहता है, तो उसको बोलेंगे अपन इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, जैसे अपन दुकान में जाते हैं, आजकल डिजिटल वेट बॉक्स रहता है, ओके, जिसमें रीडिंग्स रहते हैं। जैसे अपन कुछ अगर चीज लेते हैं तो उसमें देखिए 0.00 बताना रहेगा, 0.00 रीडिंग रहना चाहिए, तो इंस्ट्रूमेंट हो बराबर है। लेकिन उसमें 0.05 अगर रहता है, ठीक है, अपन ने जो चीज लेते हैं वो वहां पे रखा भी नहीं और वहां पे रीडिंग बता रहा 0.05, ऐसा एक बॉक्स रहता है उसमें डिस्प्ले होता है 0.05, ठीक है। अभी तक वहां पे चीज रखी क्या नहीं सके। जैसे अपन अगर 70 अगर लेने के दुकान में आधा किलो 1 kg जो भी है, और ऑलरेडी वहां पे रीडिंग बता रहा 0.05, बाद में वो रखता है, तो रखता है इसका मतलब क्या है कि ये एरर हुआ ना, ये इंस्ट्रूमेंटल एरर, बराबर है कि नहीं? वो खराब है। जैसे अगर मीटर स्केल लेते हैं, स्केल पट्टी बोलते हैं, स्केल अगर खरीद के लाते हैं और वो अगर उसमें जो लाइन्स है, सपोज अगर 1 लाइन अगर उन्होंने ड्रॉ नहीं किया, वहां पे है ही नहीं, तो 1 लाइन का क्या रहेगा? डिफेक्ट रहेगा, उसको बोलेंगे अपन एरर। तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इंस्ट्रूमेंट बराबर है। जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं तो हो सकता है कि गाड़ी चलाते तो जो स्पीडोमीटर रहता है, स्पीडोमीटर का जो टर्मिनल है, जैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, यहाँ पे लिखा है 1 2, सपोज या तो 10 लिख सकते हैं, 10 20, 1 मिनट, यहाँ पे लिखते 0, उसके बाद आता है 10, उसके बाद 20, 30, 40, 50, 60 और सपोज 70। ये सपोज के, ठीक है। अब देखिए
इंस्ट्रूमेंटल एरर किसको बोलेंगे, मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताया और एक एग्जांपल, जैसे अपने पास गाड़ी है तो गाड़ी में एक स्पीडोमीटर रहता है जिसमें स्पीड बताता है, गाड़ी जैसे अपन ज्यादा भगाते हैं तो उसमें ज्यादा स्पीड बताता है। ओके, तो ये टर्मिनल है। अब अपन ने गाड़ी स्टैंड पे रखा है, चालू भी नहीं है और उसका जो टर्मिनल है वो 0 पे है क्या, नहीं है, बराबर है, तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर हुआ। जैसे अपन गाड़ी चलाएंगे तो 40 की अगर स्पीड पे अगर काटा आता है 40 पे, तो 40 स्पीड रहेंगी क्या, नहीं रहेंगी, क्योंकि आगे भी है, 0 से आगे है 2 या 3 या 4 जो भी स्पीड है। ओके, तो ये हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर, यानी आप गाड़ी भी नहीं चला रहे, स्टैंड पे रखी हुई है, बंद है गाड़ी, फिर भी ये काटा कहाँ पे, 0 पे नहीं है, तो ये हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, ये पहला। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर यहाँ पे लिखा है कि एरर अराइजेस ड्यू टू द डिफेक्टिव कैलिब्रेशन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। डिफेक्टिव है इंस्ट्रूमेंट, जो अपन ने इंस्ट्रूमेंट लिए जो भी मेजर करना है, ओके, वो बराबर नहीं है, वो डिफेक्टिव है, तो ये हुआ इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकंड है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। अब जैसे भी जो भी अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर उस एक्सपेरिमेंट की अगर बराबर जानकारी नहीं है, जो भी टीचर है या जो भी पर्सन है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा या कुछ मेजर कर रहा, लेकिन उसको वो एक्सपेरिमेंट करने का उतना एक्सपीरियंस नहीं बोल सकते, ठीक है, कैसे फाइंड करना, तो उसमें फिर ये एरर्स प्रोड्यूस होंगे, एरर्स ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। यहाँ पे लिखा है कि एरर ड्यू टू द डिफेक्टिव सेटिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, वो एक्सपेरिमेंट की सेटिंग बराबर नहीं करता, ओके, तो उसको बोलेंगे ये सेकंड एरर ड्यू टू द इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आपको अगर वॉल्यूम मेजर करना है, ओके, और वॉल्यूम मेजर करना है, जैसे कि अगर ट्यूब है और ट्यूब में आगे भी ये अगर वाटर है, वाटर का अगर वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे लिखा है 10, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ पे 30 लिखा है और यहाँ पे कुछ रीडिंग है। ओके, अगर ये अगर बराबर वर्टिकल अगर रखते हैं आप, अगर इट इज हेल्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, अगर आप अगर बराबर उसको वर्टिकल अगर ट्यूब को पकड़ते हैं तो आप एक्यूरेट उसका वाटर का वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। ओके, ये भी जो लाइन रहेगी यहाँ पे स्केल मार्क किए हुए रहेंगे, ये जो यहाँ पे जो स्केल रहेगी वो आपका वॉल्यूम रहेगा, जो भी वॉल्यूम रहेगा। ओके, ये परफेक्ट हुआ। लेकिन अगर ये ट्यूब आप अगर वर्टिकल न पकड़ते हुए उसको अगर थोड़ा अगर टेढ़ा पकड़ते, बराबर है, आप अगर ऐसे ना पकड़ते हो, ऐसे अगर पकड़ते हो तो आप उसकी परफेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हो वॉल्यूम वाटर का। लेकिन आपने अगर ये ट्यूब अगर थोड़ा वर्टिकल ना है, इट इज नॉट ए वर्टिकल, थोड़ा अगर टेढ़ा अगर पकड़ते, इस टाइप से अगर पकड़ते, तो ये जो वॉल्यूम रहेगा, वॉल्यूम की लाइन ये है सपोज, और आपका वाटर लेवल ये वाला वाटर लेवल। ओके, तो आप इसमें क्या होता है कि उसका जो वॉल्यूम है वो परफेक्ट ट्रूली फाइंड नहीं कर सकते, इट इज नॉट ए एक्यूरेट, क्योंकि आपने वर्टिकली नहीं पकड़ा है, थोड़ा टेढ़ा पकड़ा है। तो ये हुआ इनपरफेक्शन ऑफ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, यानी उसको टेक्निक मालूम नहीं कि कैसे फाइंड करना, या अगर जैसे अगर लेंथ अगर फाइंड करना है, सपोज अगर कोई अगर लेंथ फाइंड करना है, जैसे अगर यहाँ पे स्केल है, ये स्केल है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट है, ये स्केल है, इसमें मार्क है, जो भी मार्क्स है स्केल पे सेंटीमीटर या मीटर या जो भी है। ओके, ये और इसकी लेंथ फाइंड करना है, तो लेंथ यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन आप अगर इधर से देखेंगे तो लाइन थोड़ी आगे दिखेंगी, इधर से देखेंगे तो ये लाइन थोड़ी इधर दिखेंगी, यानी उसको पैरालैक्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो डिफेक्ट रहता है पैरालैक्स का डिफेक्ट रहता है, तो इसमें जो मेजर करना है तो आपको बिल्कुल परपेंडिकुलर उसको स्ट्रेट लाइन में देखना है, तभी आप परफेक्ट। तो ये हुआ इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, ठीक है। यानी जो एक्सपेरिमेंट करते
करते हैं उसके आपको परफेक्ट टेक्निक मालूम रहना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, ये सेकंड एरर प्रोड्यूस होगा। ओके, थर्ड एरर है पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर यानी क्या है कि पर्सन का एरर। अपन जैसे कोई अगर चीज अगर फाइंड करते हैं, जैसे अगर अपने पास अगर 100 के अगर 100 नोट्स है, बराबर है कि नहीं, 100 के 100 नोट है और उसको अपन काउंट करते, तो काउंट करते तो वो 99 आता है, तो ये किसका एरर हुआ, ये पर्सनल एरर हुआ अपना। अपन ने परफेक्ट बराबर मेजर नहीं किए, कहीं तो भी एक जो नोट है 100 का वो चिपक के दूसरे नोट को चला गया, 99 काउंट करते, तो ये हुआ इनपरफेक्ट पर्सनल एरर। इट इज द एरर ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द ऑब्जर्वर। जो भी ऑब्जर्वर है उसका ये फॉल्ट है, उसको बोलेंगे पर्सनल एरर। ओके, अब ये थ्री एरर को अगर मिनिमाइज करना है, ठीक है, ये जो एरर जो प्रोड्यूस हुआ है वहां पे सिस्टमेटिक एरर में 3 एरर्स प्रोड्यूस हुए, उसमें उसको अगर मिनिमाइज करना है, उसको रिमूव करना है, निकालना है, एरर नहीं आना चाहिए, तो उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है उसको अगर रिमूव करना है, तो जो अपन इंस्ट्रूमेंट लेंगे वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, यानी वो डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो भी इंस्ट्रूमेंट अपन लेंगे या जो भी खरीदते या जो भी अपन प्रैक्टिकल करते हैं, यूज करते हैं, वो क्या होना, परफेक्ट, इट इज नॉट ए डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट, वो डिफेक्टिव नहीं होना, वो अच्छा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। सेकंड एरर ड्यू टू द इनफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट टेक्निक। अब सेकंड एरर को अगर मिनिमाइज करना है, तो जो भी ऑब्जर्वर है, जो प्रैक्टिकल कर रहा, वो क्या होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए। इट इज नॉट ए डिफेक्टिव सेटिंग। उसने क्या करना चाहिए, जो भी सेटिंग करते हैं इंस्ट्रूमेंट की, वो परफेक्ट करना चाहिए, उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। और थर्ड पर्सनल एरर ड्यू टू द फॉल्टी ऑफ द ऑब्जर्वर। और जो ऑब्जर्वर जो कोई भी चीज अगर ऑब्जर्व करता है, कोई भी रीडिंग अगर लिखता है, तो एक्यूरेट लिखना है, इट इज नॉट ए फॉल्टी, वो फॉल्टी नहीं होना चाहिए, वो एक्यूरेट लिखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है रैंडम एरर्स। अब ये जो 3 जो एरर्स है सिस्टमेटिक एरर में, ये जो 3 एरर्स है, इसको अगर मिनिमाइज किए, मिनिमाइज यानी उसका जो एरर है वो रिड्यूस किए, मिनिमाइज किए, तो मिनिमाइज करने के बाद में ये जो रैंडम एरर है ये प्रोड्यूस होता है। अब रैंडम एरर जो प्रोड्यूस होता है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर का टेम्परेचर क्या है, या प्रेशर क्या है, या वॉल्यूम क्या रहता है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। ओके, तो ये रैंडम एरर इट इज अराइजेस ड्यू टू द एक्सपेरिमेंट। अब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रैंडम एरर्स ये प्रोड्यूस होता है, उसको मिनिमाइज नहीं कर सकते। इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, डिपेंड करता है, लेकिन रैंडम एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते। जैसे अगर एग्जांपल लेते हैं, ओके, जैसे अगर पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, इट इज द पेंडुलम। अब पेंडुलम में आप टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, इट इज द टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, ठीक है, और उसकी लेंथ है L is the length, it is the center of the bomb, उसकी लेंथ है सपोज 80 सेंटीमीटर। तब टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, इधर देखिए रैंडम एरर कैसे प्रोड्यूस होता है। आपको ये जो पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, उसका क्या निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। अब टाइम पीरियड निकाल के हो तो आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उस टाइम में टेम्परेचर कितना है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस, यानी ठंडी में, आप ठंडी में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और पेंडुलम की लेंथ कितना है, 80 सेंटीमीटर। सपोज अगर ये अगर टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम कुछ है 1.01 सेकंड या जो भी है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट, उसका जो एवरेज निकालेंगे तो उसका टाइम पीरियड है t इक्वल टू 1.01 सेकंड। ओके, लेकिन अगर यही प्रैक्टिकल अगर आप अगर समर में करते हो, धूपकाली में, और धूपकाली में अगर टेम्परेचर रहता है सपोज 50 या 46 डिग्री सेल्सियस। ओके, सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर 46 डिग्री सेल्सियस है, और आप लोगों को मालूम है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द मेटल। ये अगर स्ट्रिंग है, या स्ट्रिंग की जगह अगर वायर लेते हैं, तो वायर की क्या होगी, लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ अगर बढ़ेगी, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, और टेम्परेचर इंक्रीज अगर होता है तो
जो भी मेटर रहता है उसकी लेंथ इंक्रीज होती है, बराबर। तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, और लेंथ अगर इंक्रीज होती है तो टाइम पीरियड ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा। 1.01 सपोज 5 सेकंड, या t इक्वल टू 1.1 पॉसिबल है 0.2 सेकंड सपोज, बराबर। तो ये जो टाइम पीरियड जो आ रहा उसमें अलग आ रहा, क्यों आ रहा? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस था, तब टाइम पीरियड ये था, और 46 डिग्री सेल्सियस समर में अगर यही प्रैक्टिकल करते हो, ठीक है, विंटर में किए तो टाइम पीरियड ये है, और समर में किए तो टेम्परेचर बढ़ा है, 46 डिग्री सेल्सियस है। तो ये जो वायर जो रहता है जिसकी लेंथ है 80 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है टेम्परेचर से, ठीक है, और उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज होता है, क्योंकि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो दिस इज द रैंडम एरर स्टूडेंट, ठीक है। तो इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, इट इज नॉट ए पॉसिबल टू मिनिमाइज द रैंडम एरर। अब रैंडम एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते, लेकिन और रिड्यूस नहीं कर सकते, लेकिन उसको अगर मिनिमाइज करना है, रैंडम एरर उसको अगर मिनिमाइज करना है, तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे, एक्सपेरिमेंट जो भी करते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और उसका मीन निकालेंगे, ठीक है। उससे क्या होता है कि रैंडम एरर्स थोड़ा मिनिमाइज होता है। इट इज नॉट कंप्लीटली रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन उसको मिनिमाइज करने के अपन ट्राई करेंगे। और मिनिमाइज करना है तो क्या करेंगे? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। जैसे अगर एग्जांपल देखिए, रैंडम एरर्स में एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्यों लेना, ठीक है। जैसे अगर बाइक चलाते हैं या कोई भी अगर व्हीकल चलाते हैं, जैसे अगर सिटी में अगर गाड़ी चलाते हैं, या जहाँ पे गड्ढे हैं, स्पीड कम करते हैं, 10 बार अपन गेयर से चेंज करते हैं, ब्रेक लगाते हैं, तो उससे क्या होता है? उसकी स्पीड आती है, सपोज अगर बाइक है तो बाइक की स्पीड आती है 40 किलोमीटर पर आवर, ओके। और वही बाइक अगर यहाँ से अगर अपन भद्रावती जाती है हाईवे से, जहाँ पे ज्यादा ब्रेक या ज्यादा गियर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, तब उसका एवरेज रहता है 60 किलोमीटर पर आवर। और अगर नागपुर अगर जाते हो तो उसका जो एवरेज बताता है स्पीड मिलता है 70 किलोमीटर पर आवर, ओके। अलग अलग है, क्यों अलग अलग है? क्योंकि वहां पे ऐसी सिचुएशन है, ओके। तो इसका क्या करते हैं अपन? एवरेज निकालते हैं। इसका क्या करते हैं अपन? एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद जो वैल्यू निकलेगी, इट इज द मीन वैल्यू, और इट इज द स्पीड ऑफ माय व्हीकल, इट इज द एवरेज ऑफ माय व्हीकल। अपन बोलते हैं कि अपने बोलते हैं किसी को कि 40 का एवरेज देती है गाड़ी, 40 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 40 किलोमीटर नहीं बोलते, या तो 60 किलोमीटर पर आवर भी नहीं बोलते, 70 किलोमीटर पर आवर नहीं बोलते। तो उसका एवरेज, क्योंकि ये अलग अलग सिचुएशन पे अपन ने गाड़ी चलाया, ओके। तो रैंडम एरर्स को क्या करते हैं? मिनिमाइज, उसको मिनिमाइज करेंगे। इट इज नॉट कंप्लीटली रिड्यूस, तो रैंडम एरर्स निकालने के लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेंगे। देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन are to be taken from the experiment. तो let A1, A2, A3 up to AN are the number of observations taken from the experiment. ओके, कितने ऑब्जर्वेशन ले? सपोज n ऑब्जर्वेशन ले। देन अरिथमेटिक मीन, द अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशंस, इट इज द मीन वैल्यू, इट इज द am, a1 plus a2 plus a3 up to an divided by n। और लिख सकते हैं इट इज द मीन वैल्यू, इसको बोलेंगे पर मीन वैल्यू। और am इक्वल टू 1/n
और इसको समीकरण में अगर लिखते हैं आई इक्वल टू 1 to n, तो ए आई, ये भी फॉर्मूला लिख सकते हो. इट इज द मीन वैल्यू. देन the magnitude of the difference of the mean value and the individual value. Okay, the magnitude of the mean value, magnitude of the difference of the mean value and the individual value, it is called a relative error. उसको बोलेंगे कौन? relative error. It is the absolute error. It is not like relative. Absolute error. Absolute error. तो absolute error it is denoted by delta. तो delta a अगर निकालना है a1 equal to, it is the absolute error. तो absolute error means it is the magnitude of mean value minus individual value. First value कितना है? a1. यानी फर्स्ट a1 का अगर एब्सोल्यूट एरर निकालना है तो डेल्टा a1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर, इट इज द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड am माइनस a1. सेकंड वैल्यू अगर निकालते हैं डेल्टा a2, तो am मीन वैल्यू माइनस सेकंड a2 का एब्सोल्यूट एरर. डेल्टा a3 इक्वल टू am माइनस a2 अप टू डेल्टा an equal to am minus am. This is the absolute error. Then mean absolute error. Mean absolute error. Mean absolute error delta am equal to, अब मीन एब्सोल्यूट एरर पहला a1 का एब्सोल्यूट एरर ये है, सेकंड का एब्सोल्यूट एरर ये है, a3 का एब्सोल्यूट एरर है अप टू n. तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते तो 1 2 3 अप टू n, उसको क्या करना ऐड करना. तो am माइनस a1 प्लस am माइनस a2 प्लस am माइनस a3 अप टू am माइनस am डिवाइड बाय n, तो इक्वल टू उतना ही रखते हैं. ओके, दिस इज द मीन एब्सोल्यूट एरर. देन रिलेटिव एरर. रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर, the relative error is the ratio of, relative error is the ratio of the mean absolute error to the mean error. So mean absolute error delta am divided by, mean absolute error क्या है? delta am divided by mean value am. Relative error, it is the ratio of the mean absolute error to the mean value. It is the arithmetic value बोलेंगे. It is the arithmetic mean value. So delta am divided by delta am. And percentage relative error, percentage relative error equal to delta am divided by am into 100. It is the percentage. This is the relative error. Okay. तो मीन वैल्यू अगर निकालना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 4 है तो आप उसको ऐड करके डिवाइड बाय 4 कीजिए. इट इज द मीन वैल्यू और अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं. ओके, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर 4 है तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 को ऐड कीजिए डिवाइड बाय 4. अगर 5 अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो 5 ऑब्जर्वेशन लिखिए, एडिशन कीजिए, डिवाइड बाय 5. इट इज द मीन वैल्यू. उसके बाद एब्सोल्यूट एरर क्या करना है कि जो मीन वैल्यू है उससे फर्स्ट वैल्यू सबट्रैक्ट करना है, डिफरेंस, या a1 माइनस am भी लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड दिया है. इट इज द पॉजिटिव वैल्यू, इट इज नॉट ए नेगेटिव, इट इज द मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने हैं उतने उसका एब्सोल्यूट एरर निकालिए. और मेन एब्सोल्यूट एरर, अब पहले ही एब्सोल्यूट एरर लिया है, सेकंड थर्ड फोर्थ उसको ऐड कीजिए,
divided by n. Relative error, it is the ratio of the mean absolute error to the mean value or arithmetic mean value. ठीक है, it is the relative error. और relative error को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते तो it is the percentage relative error. It is the percentage error भी बोल सकते हैं. It is the percentage error और percentage relative error. तो यहाँ पे डायरेक्ट आप percentage error भी बोल सकते हैं. 100 से मल्टीप्लाई करना. It is the percentage error. ओके, तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट. या अच्छी तरह से कीजिए क्योंकि ये बेस है. आप 12th में बहुत बार यूज करते हो. ठीक है, अगर इसमें कुछ अगर डिफिकल्टीज है तो आप कमेंट्स में मैसेज भी डाल सकते हो या डायरेक्टली मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है आपको नंबर वगैरह पता ही होगा. ठीक है, या उसमें आप डायरेक्ट मैसेज डाल सकते हो कि सर मुझे ये स्टेप समझ में आया. ओके, तो आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट. गुड बाय.